Good morning, students. I am Dr. Rana Mujib, lecturer in psychology, Marwadi College, Ranchi. Today, I will discuss chapter number 1. What is psychology for class 11th? Today, lecture is 7 and topic is definition of psychology. Definition of psychology में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि आधुनिक परिभाषा मनोविज्ञान की आधुनिक परिभाषा के अनुसार मनोविज्ञान प्राणी के अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन सामाजिक वातावरण के संदर्भ में करता है। आज उसी से संबंधित मनोविज्ञान के संप्रत्यय पर चर्चा की जाएगी कि मनोविज्ञान के संप्रत्यय मूलभूत संप्रत्यय या बेसिक कंसेप्ट क्या है। ज्ञान के मूलभूत या आधारभूत संप्रत्यय बेसिक कंसेप्ट निम्नलिखित है। नंबर 1, जीव एवं व्यक्ति, ऑर्गेनिज्म एंड पर्सन। 2 में चेतना, कॉन्शियसनेस। 3 में अनुभव, एक्सपीरियंस। 4 में व्यवहार, बिहेवियर। इस तरह से मनोविज्ञान के आधारभूत संप्रत्यय निम्नलिखित हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं। नंबर 1, जीव एवं व्यक्ति, ऑर्गेनिज्म एंड पर्सन। जीव का अर्थ यहाँ सभी जीवित प्राणियों से है। व्यवहारवादी ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी जीवों के व्यवहार को लिया है। अतः मनोविज्ञान के अंतर्गत कुत्ते, बिल्ली, चूहे, कबूतर, बंदर आदि अनेक ऐसे जानवर को लिया गया है जिन पर मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए हैं और इनके ही आधार पर विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों, लॉज एंड थ्योरीज का प्रतिपादन हुआ है। आप जब लर्निंग चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th में तो उसमें बहुत सारा ऐसे थ्योरीज हैं, ऐसे लॉज हैं जो पशुओं पर ही किए गए हैं। पशुओं के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, प्रयोग हुआ है, जिसे आप लोग लर्निंग चैप्टर में देखेंगे। आज दुनिया के विभिन्न भागों में मनोविज्ञान के अंतर्गत अनेक पशु प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं। आप लोग ऐसे भी जब प्रभात खबर देखेंगे, अभी कोविड-19 की वजह से उसमें आर्टिकल नहीं आ रहा है, नहीं तो प्रभात खबर के लास्ट पेज में बहुत सारा मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट रहता है जो पहले पशुओं पर किया जाता है। जब पशुओं के ऊपर वो सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तब वह प्राणियों पे प्रयोग में लाया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है वह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ प्राणी है, सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी है। इसलिए जब व्यक्तियों के मीनिंग को हम लेते हैं, जब व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसमें स्त्री भी आते हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और सामान्य और असामान्य लोग भी आ जाते हैं। और इन सभी के ऊपर मनोविज्ञान जो है वो अध्ययन करता है। तो इस तरह देखा जाए तो मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य व्यक्तियों के अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन करना है। आया समझ में? जब भी पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान में
किन विषयों का अध्ययन होता है? क्या है मनोविज्ञान? तो मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य व्यक्तियों के अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन करना होता है। अब हम लोग देखते हैं नंबर 2, चेतना या कॉन्शियसनेस। चेतना का जब सामान्य अर्थ हम निकालते हैं तो चेतना का सामान्य अर्थ क्या है? सजगता या आभास, अवेयरनेस, उससे लिया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में विलियम जेम्स का नाम हम लोगों ने सुना है। विलियम जेम्स को हम लोगों ने पढ़ा भी है। उन्होंने ही सबसे पहले यह कहा कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान को किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स। उन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा था। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि चेतना के अंदर विभिन्न मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे संवेदन, सेंसेशन, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, मेमोरी, चिंतन, थिंकिंग आदि। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? मानसिक क्रियाएं हैं। इन्हीं सारी क्रियाओं का बोध चेतना में होता है, जिनकी अभिव्यक्ति हम विभिन्न व्यवहारों से करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि ये सारी मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वह हमारे अंदर व्यवहार के रूप में होती हैं। ओके। नंबर 3, अनुभव या एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे आया मनोविज्ञान में? कि जब मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा गया, उसके यहाँ प्रयोग शुरू हुआ, तो इसे चेतन अनुभव का विज्ञान माना गया। वहीं से अनुभव की शुरुआत होती है। किसी भी उद्दीपन, स्टिमुलस या परिस्थिति से संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं या मेंटल प्रोसेस अनुभव कहलाती हैं। कोई भी स्टिमुलस जब होता है, कोई भी ऐसा सिचुएशन होता है जिसका संबंध मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, वह अनुभव कहलाएगा। ओके। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके हाथ में कोई पिन चुभाता है, तो पिन चुभाने से क्या होगा? जैसे ही पिन चुभेगा आपको पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। तो पिन क्या हुआ? पिन एक वस्तु हो गया, एक विषय हो गया, जिसे हम उद्दीपन या स्टिमुलस कहेंगे। और पीड़ा या तकलीफ क्या हुआ? एक एक्सपीरियंस हुआ, एक अनुभव हुआ। कैसा अनुभव? दुख का अनुभव। क्योंकि पिन को गड़ाने से हमें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। उसी तरह से भूख हो गया, प्रेरणा हो गई, स्मरण हो गया, चिंतन हो गया। ये सारे स्टिमुलस जो ये सारी उद्दीपन अनुभव के अंदर आते हैं। उसके अलावा मनोविश्लेषकों या साइको एनालिस्ट ने कहा कि अनुभव 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 में उन्होंने रखा चेतन अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। 2 में अवचेतन अनुभव, सब कॉन्शियस एक्सपीरियंस। और नंबर 3 में अचेतन अनुभव, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस। आया समझ में? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, चेतन अनुभव कितने तरह के होते हैं? अनुभव 3 तरह के होते हैं। एक चेतन अनुभव, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, दूसरा अवचेतन अनुभव, सब कॉन्शियस, और तीसरा अचेतन, अनकॉन्शियस। अब सवाल ये उठता है कि ये तीनों अनुभव क्या क्या हैं? चेतन अनुभव हम किसे कहेंगे? तो चेतन अनुभव का अर्थ वैसे अनुभवों से है जिनकी जानकारी व्यक्ति को वर्तमान में रहती, यानी जिसे व्यक्ति जानता रहता है, जिसकी जानकारी उसे होती रहती है कि ये चीज़ हो रहा है। इसको ही हम लोग चेतन अनुभव कहेंगे, जो अवेयर रहता है। लेकिन अवचेतन अनुभव क्या है?
अवचेतन अनुभव का अर्थ वैसे अनुभव से है जिसका ज्ञान व्यक्ति को वर्तमान में नहीं रहता है। वो प्रेजेंट में वो ध्यान नहीं देता है कि वह क्या कर रहा, पर कोशिश करने पर उसे वह जान जाता है। सपोज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है और वह पैर हिला रहा है, तो जब वो पैर हिला रहा है तो उसे उस व्यक्ति को जानकारी नहीं होती, वो अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस नहीं कहेंगे, सब कॉन्शियस कहेंगे कि वो पैर हिला रहा है, लेकिन उसे उसका आभास नहीं होता है, उसकी जानकारी उसे नहीं होती है। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी, जो कोई दूसरे लोग उसे टोक देते हैं कि आप पैर हिला रहे हैं, तो उसे अपनी इस क्रिया या व्यवहार का ज्ञान हो जाता है। आए समझ में कि पहले से मालूम नहीं होता है, लेकिन बताने पर वो जान जाता है कि वह क्रियाएं कर रहा है। लेकिन इनसे भिन्न अचेतन अनुभव होते हैं। अचेतन अनुभव क्या है? अचेतन अनुभव वैसे अनुभव होते हैं जिनकी जानकारी न तो व्यक्ति को वर्तमान में रहती है, वह प्रेजेंट में भी नहीं समझता है, और न कोशिश करने पर भी हो पाती है। कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने मेमोरी में नहीं ला पाता है। जैसे स्वप्न। स्वप्न क्या है? निद्रा की अवस्था में व्यक्ति स्वप्न देखता है जिनकी जानकारी उसे न वर्तमान में रहती है, न याद करने पर होती है। उसी तरह से स्वप्न मानसिक रोगों के कारण आदि इसके उदाहरण हैं। मनोविज्ञान इन सभी प्रकार के अनुभवों का तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आए समझ में? मनोविज्ञान क्या करता है? ऊपर के जो भी अनुभव हैं और जो भी मानसिक क्रियाएं जिन्हें हम लोगों ने देखा, उन सारे विषयों का अध्ययन करता है। उसके अलावा फिर मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है, बिहेवियर का अध्ययन करता है। व्यवहार क्या है? व्यवहार एक शारीरिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम खुली आंख से भी देखते हैं और यंत्र विशेष या कुछ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी देखते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहार को दो भागों में बांटा है। एक वह व्यवहार है जिसे हम बाह्य व्यवहार कहते हैं, एक्सटर्नल बिहेवियर, जिसे हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे दौड़ना, चिल्लाना, हंसना, खेलना आदि। लेकिन इन क्रियाओं के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो शरीर के अंदर ही होती रहती हैं और जिनका ज्ञान हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से प्राप्त होता है। इस तरह के व्यवहार को ही हम आंतरिक व्यवहार या इंटरनल बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, सांस की गति, ब्रीदिंग स्पीड, हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि। ये सारे व्यवहार, आपको पता चला कि व्यवहार दो प्रकार का हो गया। तो मनोविज्ञान में इन सभी तरह के व्यवहारों का अध्ययन एक समग्र रूप में किया जाता है, मतलब होल, एज अ होल किया जाता है। जैसे मनोविज्ञान किसी के अनुभव को जब हम देखते हैं तो किस तरह देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डर गया है, भय की स्थिति में है और भय का अध्ययन करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भय का अध्ययन करने में उस समय सांस की गति, रक्तचाप, पाचन क्रिया, व्यक्ति के चीखने, भागने आदि की सभी क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इन सभी क्रियाओं को देखा जाता है, देखते हैं, और इनसे ही भय के अनुभव को समझा जाता है। क्योंकि भय की स्थिति में सांस की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पाचन क्रिया
उलट पुलट हो जाती है, व्यक्ति चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो जब इन सारी क्रियाओं का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इन क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि यह भय का अनुभव है, भय की स्थिति है। आए समझ में? भय की हालत में ही एक व्यक्ति के अंदर ये सारी क्रियाएं होती हैं, ये सारे व्यवहार होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने ये इन शारीरिक व्यवहार को 3 भागों में बताया है। एक, पहला, ऐसे व्यवहार जिनसे व्यक्ति के चेतन अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा, ऐसे व्यवहार जिनसे अचेतन अनुभव प्रकट होते हैं। और तीसरा, ऐसे व्यवहार जो मात्र अभ्यासवश किए जाते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान के अंदर व्यक्ति के मानस से संबंध इन सभी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी पर्यावरण का अध्ययन होता है, वस्तुपरक विज्ञान है, उस पर अध्ययन किया जाएगा। तो अगले क्लासेस में हम लोग आगे की चीज़ों पे, इसके आगे के पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।